हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 का ये मॉडल पेपर है कंप्यूटर का, जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड का। 3 घंटे का इसका टाइम है। पेपर का 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। पहले 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओओपी में डेटा और फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑब्जेक्ट में। सेकेंड क्वेश्चन है, जावा इंटरप्रेटर इनमें से किस मशीन कोड में परिवर्तित करता है? करेक्ट आंसर है व्हाइट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कृत्रिम बुद्धि से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर है ई कॉमर्स। कंप्यूटर, खेल, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोट सब एआई से संबंधित है, बट ई कॉमर्स नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें से एयरक्राफ्ट विमान कहने वाला रोबोट है। करेक्ट आंसर है यूएवी ड्रोन। नेक्स्ट है, इनमें से जावा के इन्वेंटर कौन है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जेम्स गॉसलिंग। ये थे हमारे 1 मार्क्स के एमसीक्यू। सेकंड आपके 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। निम्न प्रश्नों में से उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ओओपी का पूरा नाम क्या है? ओओपी का पूरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड क्वेश्चन है, जीवीएम का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जीवीएम का मुख्य कार्य है प्रति वर्ग स्ट्रक्चर और वर्ग स्तरीय जानकारी को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन में व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोबोटिक के संदर्भ में प्यूमा क्या है? पीयूएम में इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन ऑफ असेंबली फॉर असेंबली। नेक्स्ट वन है, ड्रोन का औपचारिक फॉर्मल नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ड्रोन एक मानव रहित विमान है। ये थे हमारे इसके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो। नेक्स्ट हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ड्रोन क्या है? ये कैसे कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर है ड्रोन एक मानव रहित छोटे विमान या जहाज के समान होता है, जो मानव नियंत्रण के बिना या दृष्टि की रेखा से परे स्वयं रूप से नेविगेट कर सकता है। वजन कम करने के लिए अलग अलग हल्के मिश्रित पदार्थों से एक ड्रोन बनाया जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? पहले क्लास देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट देखते हैं हम। ठीक है, क्लास एक यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ प्रोटोटाइप होता है। क्लास एक समान ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जावा में इंटरप्रेटर क्या होते हैं? जावा में इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को असेंबली लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। इसे इनपुट स्रोत प्रोग्राम को पढ़ने और फिर निर्देश द्वारा स्रोत प्रोग्राम निर्देश का अनुवाद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें रोबोट तथा मानव की 2 भिन्नताएं बताइए। 2 डिफरेंस बताने हैं। रोबोट क्या है और मानव क्या है? प्राथमिकताएं, एक रोबोट केवल एक मशीन होता है जो कार्य करने के लिए प्रोग्राम की जाने वाले आदेशों का पालन करता है, जबकि मानव शरीर जीवंत होता है और ये स्वचालित रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जावा लैंग्वेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? AWT क्या है? इसमें 2 गुण बताइए, फॉर्मल नाम बताइए इसके। इसका आंसर है हमारा जावा लैंग्वेज। ठीक है, जावा वेब अनुप्रयोगों को कोड करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। AWT जावा प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग की जाने वाले बटन, लेबल, चेक बॉक्स इत्यादि जैसे विभिन्न घटक प्रदान करता है। जावा AWT एक ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस बनाने के लिए जावा की एक फ्रेमवर्क है। यह विभिन्न ग्राफिक ऑब्जेक्ट जैसे कि बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, विंडो आदि का समर्थन करता है, जो एक उपयोगकर्ता इंटरफेस बनाने में मदद करते हैं। AWT का मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
बनाने के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है यहाँ पर जो 3 मार्क्स है। इसमें पहला क्वेश्चन है जावा, जेडीके, जेआरई एवं जीवीएम क्या है बताइए। जावा में जेडीके, जेआरई और जीवीएम जावा प्रोग्रामिंग भाषा के 3 अहम घटक हैं। इनका इस्तेमाल जावा एप्लीकेशन बनाने और चलाने के लिए किया जाता है। जावा डेवलपमेंट किट जेडीके का इस्तेमाल जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। जेडीके में जावा कोड को डेवलप, निगरानी और डिबग करने के लिए टूल होते हैं। जेडीके में जावा कंपाइलर होता है जो जावा स्रोत कोड को जावा बाइट कोड में बदलता है। जेआरई जावा टाइम एनवायरनमेंट जावा एप्लीकेशन को चलाने के लिए जरूरी लाइब्रेरी और वातावरण देता है। जेआरई जेडीके से बनी जावा कोड को लाइब्रेरी के साथ जो होता है। जेआरई जावा एप्लीकेशन को कई प्लेटफॉर्म पर चलाने में मदद करता है। जीवीएम जावा वर्चुअल मशीन जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए जरूरी होती है। जेवीएम जावा बाइट कोड को मशीन कोड में बदलता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। जीवीएम रन टाइम वातावरण को साफ करते हुए कोड को लोड, सत्यापित और निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोट क्या है, इनके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रोबोट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। रोबोट एक स्वचालित मशीन है जो मानव प्रयास की जगह लेती है। रोबोट की खासियत है कि ये कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम किए जा सकते हैं। ये गति और सटीकता के साथ काम कर सकते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के काम कर सकते हैं। ये अपने भौतिक वातावरण में घूम सकते हैं और वस्तुओं में हेरफेर कर सकते हैं। ये स्वायत्तता रखते हैं, यानी ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आसपास के माहौल और अपनी संवेदनशीलता के आधार पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास के पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्ट सदस्यों से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है क्लास के प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्ट सदस्यों का मतलब है कि इन सदस्यों तक पहुंचने के लिए अलग अलग नियम होते हैं। पब्लिक सदस्य इन्हें किसी भी अन्य क्लास में से एक्सेस किया जा सकता है। ये सदस्य क्लास के बाहर से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। ये सदस्य पेरेंट्स क्लास के सभी मेंबर की एक्सेसिबिलिटी को बरकरार रखते हैं। ये सदस्य चाइल्ड क्लास और अन्य सभी क्लास के लिए सुलभ होते हैं। प्राइवेट सदस्य इन्हें केवल उसी क्लास के भीतर एक्सेस किया जा सकता है, बाहर से किसी भी तरह की पहुंच की अनुमति नहीं है। सदस्य चाइल्ड क्लास के लिए सुलभ नहीं होते हैं। प्रोडक्ट सदस्य जो होते हैं इन्हें उसी पैकेज में और सब क्लास से एक्सेस किया जा सकता है। ये सदस्य वर्ग के बाहर से सुलभ होते हैं, लेकिन केवल उससे व्युत्क्रम वर्ग में ही ये सदस्य उन वर्गों को भी एक्सेस किए जा सकते हैं और जो उन्हें विरासत में मिले हैं। ये था हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मेथड क्या होते हैं। जावा में मेथड के 2 तरीके कौन से हैं। मेथड, जावा में मेथड निर्देशों का एक समूह होता है जिसे किसी ऑब्जेक्ट से जोड़कर बनाया जाता है। मेथड को कॉल करके किसी निश्चित काम को किया जा सकता है। जावा में मेथड के 2 तरीके होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और बिल्ट इन मेथड। मेथड ओवरलोडिंग, जावा में एक ही नाम के कई मेथड बनाए जा सकते हैं। इन मेथड के सिग्नेचर अलग अलग होते हैं। सिग्नेचर में इनपुट पैरामीटर की संख्या या इनपुट पैरामीटर के प्रकार या दोनों के मिश्रण शामिल हो सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक्स पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिल्ट इन मेथड। बिल्ट इन मेथड, यह मेथड जावा मानक लाइब्रेरीज से आते हैं। यह मेथड जेवीएम जेआरई के साथ जावा आर्काइव फाइल के अंदर जावा क्लास लाइब्रेरी जेसीएल में होते हैं, जैसे कि क्लास प्रिंट स्ट्रीम से प्रिंट विधि, क्लास मैथ स्क्वायर टी मिनी और मैक्स
विधियां वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम देख लेते हैं इस वाले 5 into 3 का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इनकैप्सुलेशन क्या है, उदाहरण देखकर बताइए। एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और कोड को एक इकाई में बांधना, एक ऑब्जेक्ट और इंटेटिव प्रोग्रामिंग की एक मूल अवधारणा है। एनकैप्सुलेशन से डाटा की सुरक्षा होती है और कोड को पढ़ना आसान होता है। एनकैप्सुलेशन के उदाहरण है मेडिकल कैप्सूल में कई तरह की दवाइयां मिलाई जाती है और एक कैप्सूल में संग्रहित की जाती हैं। थर्मोस्टेट अपने आंतरिक तंत्र जैसे तापमान सेंसर और हीटिंग एल्गोरिथम को एनकैप्सुलेट करता है। नेटवर्किंग में डाटा और डाटा संचारण संरचना के अंदर शामिल किया जाता है ताकि यह सब तब तक छिपा रहे जब तक कि डीकैप्सुलेट न कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देने हैं 5 into 5, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है ओओपी क्या है, इनके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओओपी हमारे वही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग तकनीक है। इसमें डाटा और उस डाटा को प्रोसेस करने के निर्देशों को ऑब्जेक्ट से जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्ट की प्रमुख विशेषताओं में एनक्लेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन शामिल हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विशेषता है कि डाटा को ऑब्जेक्ट के अंदर समाहित किया जाता है। ऑब्जेक्ट को उनके गुणों, विशेषता और व्यवहारों विधियों द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह कार्य की बजाय डेटा आइटम पर जोर देता है। यह वस्तु की संख्या में विभाजित करके संपूर्ण कार्यक्रम समस्या को सरल बनाता है। ऑब्जेक्ट फंक्शन के माध्यम से जानकारी साझा करते हैं। डेटा बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है, उदाहरण उपयोगों का वर्णन कीजिए। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल कई तरह के एप्लीकेशंस और सेवाओं को बनाने में किया जाता है। जावा की प्रमुख विशेषता है, जावा एक प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल का इस्तेमाल करती है। यह एक संकलित भाषा और एक वाक्य की कई भाषाओं दोनों के रूप में काम करती है। यह विश्वसनीय, यह सुरक्षित और तेज है। यह पोर्टेबल है, यानी एक बार लिखे गए कोड का इस्तेमाल कई परियोजनाओं में किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है अथवा में दिया गया। मेथड ओवरलोडिंग क्या है, एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मेथड ओवरलोडिंग जब एक ही क्लास में दो या दो से अधिक वीडियोस का नाम समान होता है लेकिन अलग अलग तर्क सूचियां, अलग अलग प्रकार की संख्याएं या दोनों होती हैं तो इस विधि को ओवरलोडिंग के रूप में जाना जाता है। मेथड ओवरलोडिंग को अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे ऑलिव बाइंडिंग, स्टेटिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एवं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एवं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है संरचित प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कई अंतर है। दृष्टिकोण शीर्ष से नीचे, नीचे से ऊपर, फोकस, प्रक्रिया और तार्किक संरचना, डेटा प्रोग्रामिंग शैली, प्रक्रियात्मक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा और फंक्शन अलग अलग और स्वतंत्र ऑब्जेक्ट के रूप में आपस में जुड़े। डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योर नहीं रहता, डेटा और एनक्रिप्शन करके सुरक्षित किया जा सकता है। फीचर्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, एनक्रिप्शन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, संरचित प्रोग्रामिंग और मॉडलिंग प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। यह प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा का एक उपसमुच्चय है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स में निहित इकाइयां होती हैं जिनमें डाटा और उस डेटा पर काम करने वाले तरीके दोनों ही शामिल होते हैं। इस क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस हमारी दी गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, एरे क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं। किसी एरे को किस प्रकार घोषित अथवा परिभाषित किया जाता है। एरे क्या है हमारे, एरे एक डाटा संरचना है। यह समान तरह के डाटा का संग्रह होता है। एरे
को मेमोरी के एक लगातार ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। एरे के प्रमुख प्रकार हैं सिंगल एरे, मल्टीपल एरे, एरे को और ऑसिलेटिव एरे। तो फर्स्ट है हमारे सिंगल एरे। एरे को घोषित करने का तरीका एकल आयामी एरे को घोषित करने के लिए डाटा टाइप्स एरे नेम साइज का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल एरे को घोषित करने के लिए डाटा टाइप एरे नेम साइज 1 साइज 2 का इस्तेमाल किया जाता है। एरे के बारे में जरूरी बात है, एरे में मौजूद तत्व को उनके सूचकांक के आधार पर संदर्भित किया जाता है। सूचकांक 0 से शुरू होते हैं। एरे में मौजूदा तत्व को एक ही चर में संग्रहित किया जा सकता है। एरे का इस्तेमाल डेटा को व्यवस्थित और कुशलता से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एरे की मदद से डेटा को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एरे का इस्तेमाल कई एल्गोरिथम का आधार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोटिक क्या है, इसके प्रमुख घटक कौन से हैं, वर्णन कीजिए। रोबोटिक को अंतः विषय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन, उपयोग को शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में रोबोट एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है जो स्वतः या अर्धस्वतः रूप से कार्य करने में सक्षम है, जो अक्सर मानवीय क्रियाओं और क्रियाओं की नकल करता है। रोबोट का पहला घटक है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स मोटर होते हैं जो रोबोट को शक्ति प्रदान करते हैं। एक्चुएटर्स रोबोट को गति और कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, इसीलिए वे रोबोट के लिए आवश्यक घटक है। उन्हें बिजली, हाइड्रोलिक्स या फिर स्पिंडल हवा द्वारा संचालित किया जा सकता है। अधिकांश रोबोट में उनकी जरूरतों के आधार पर एक से अधिक एक्चुएटर होते हैं। दूसरा घटक है रोबोट का बैटरी। बैटरियां रोबोट के महत्वपूर्ण घटक है। वे बिजली स्रोत की आपूर्ति करते हैं जो रोबोट को चलाने और कार्य करने में सक्षम बनाता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि रोबोट बैटरियों के विभिन्न प्रकार हैं, इसीलिए आप ये सुनिश्चित करें कि बैटरी कौन सही बैटरी का उपयोग कर रहे हैं। रोबोट का तीसरा घटक है मस्तिष्क। मस्तिष्क रोबोट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना रोबोट कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। यह रोबोट को स्मार्ट बनाता है और उसे आसपास के वातावरण को पहचानने और कुछ स्थितियों में कैसे कार्य करना है इस बारे में निर्णय लेने की क्षमता देता है। मस्तिष्क आपके रोबोट के शरीर में हर चीज को शक्ति देता है, जिसमें उसके अंग और सेंसर भी शामिल हैं। चौथा घटक है संचार। संचार के कई प्रकार होते हैं। संचार रोबोट का एक ही और जरूरी घटक है। यह रोबोट आपको रोबोट से जोड़ने, उसके कार्यों को प्रोग्राम करने और उसे दूर से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। रोबोट का पांचवा घटक है ड्राइव ट्रेन। ड्राइव ट्रेन रोबोट का वह घटक है जो उसे चलाता है और यह कई अलग अलग प्रकारों में से एक हो सकता है। चैन ड्राइव उन रोबोट के लिए एक अच्छा विकल्प है जिन्हें आसमान इलाके या ऐसे वातावरण में चलना पड़ता है जहां रास्ते में बाधाएं होती हैं। रोबोट का छठा घटक है अंतिम प्रवाहक, जबकि शरीर आमतौर पर रोबोट का सबसे अधिक दिखाई देने वाला हिस्सा होता है। एंड इफेक्टर्स यकीनन रोबोट के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। वे रोबोट को अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। रोबोट का सातवां घटक है सेंसर। सेंसर किसी भी रोबोट की आंखें और कान होते हैं जो दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श और गंध के माध्यम से डेटा एकत्रित करते हैं। उनका उपयोग उनके आसपास की वस्तुओं का पता लगाने और उनके साथ स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उनका उपयोग आसपास के लोगों या रोबोट की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। रोबोट का आठवां घटक है प्रोग्राम। रोबोट का प्रोग्राम कई भौतिक घटक नहीं है, फिर भी यह पूरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने जिन रोबोट के सरल घटकों की जांच की है उनमें से प्रत्येक उत्तेजना को ग्रहण करता है या प्रतिक्रिया देता है। रोबोट के अंदर का सॉफ्टवेयर सामान्य ज्ञान देता है कि जो उन व्यवहारों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रोन तकनीकी से आप क्या तात्पर्य है, ये कैसे कार्य करता है, इसके प्रमुख प्रकारों के नाम भी बताइए। ड्रोन तकनीकी का मतलब है मानव रहित वाहन यूवी या मानव रहित विमान प्रणाली का इस्तेमाल करके किसी काम को करना। ड्रोन को रिमोट कंट्रोल से या स्वतः रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रोन की मदद से कई तरह के काम किए जा सकते हैं, जैसे कि वीडियोग्राफी, खोज और बचाव, कृषि, परिवहन,
सर्वेक्षण वगैरह। ड्रोन कैसे काम करता है? ड्रोन में भी दो मोटरों का इस्तेमाल होता है। ये मोटर प्रोपेलर की मदद से ड्रोन को आगे बढ़ाते हैं। ड्रोन की बैटरी लंबी होती है, इसीलिए कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं। ड्रोन में कैमरा, जीपीएस, गाइडेड मिसाइल, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर इसे उपकरण लगे होते हैं। ड्रोन को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जा सकता है। कई ड्रोन में स्वचालित रूप से एक को सेट करने का विकल्प होता है। ड्रोन के प्रकार मल्टी रोटर, फिक्सिंग विंग, सिंगल रोटर, हाइब्रिड, विक्टोरियल। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि कृषि, वीडियोग्राफी, खोज और बचाव, परिवहन पर सर्वेक्षण एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस क्या है? इनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। जावा में इनहेरिटेंस या वंशानुक्रम का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट्स ऑब्जेक्ट के गुण और विभाग हासिल करता है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक अहम हिस्सा है। जावा में इनहेरिटेंस के प्रकार हैं बहुस्तरीय विरासत, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में जब किसी एक क्लास को दूसरे क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी एक क्लास द्वारा लिया जाता है। इससे में केवल एक सुपर क्लास और एक सब क्लास होता है, जिसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, एक क्लास है, एक सुपर क्लास है। नेक्स्ट है मल्टी इनहेरिटेंस। एक से अधिक क्लास को एक क्लास द्वारा इनहेरिटेंस किया जाता है, उस इनहेरिटेंस को मल्टी इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक से अधिक क्लास की प्रॉपर्टी को एक क्लास द्वारा इनहेरिटेंस किया जाता है। इसमें से एक से अधिक सुपर क्लास और सब क्लासेस होते हैं। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ पे फिगर दिखाया गया ए बी, इसके सी, यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, फिर इसको डिवाइड किया गया क्लास सी। ठीक है, ए बी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जब एक से अधिक क्लास एक लेवल से दूसरे को इनहेरिटेंस करते हैं तो उस इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें से एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिटेंस करता है और वह क्लास जो क्लास इनहेरिटेंस करता है वह सब क्लास बन जाता है और सब क्लास को दूसरी क्लास द्वारा इनहेरिटेंस किया जा सकता है। इस प्रकार सभी क्लास एक दूसरे को इनहेरिटेंस करते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया। लास्ट है यहाँ पर हैबिचुअल इनहेरिटेंस, जब एक बेस क्लास को एक से अधिक सब क्लास द्वारा इनहेरिटेंस किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को हैबिचुअल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें से एक क्लास की प्रॉपर्टी को एक से अधिक क्लासेस द्वारा लिया जाता है। इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक से अधिक सब क्लास होती है। मल्टी इनहेरिटेंस के विपरीत होता है। फिगर में आप देख सकते हैं, कई दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जब हम किसी दो प्रकार के इनहेरिटेंस अपने प्रोग्राम में मिक्स करते हैं तो उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। यह इनहेरिटेंस एक से अधिक इनहेरिटेंस को कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात यह दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता से तो पूर्णांक इनपुट लेकर उसका योग व प्रोडक्ट प्रिंट करने हेतु जावा में एक प्रोग्राम टाइप करना है, जिसमें आपको दो नंबर दिए गए हैं, उसका आपको टोटल शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट क्लास लिए है, फिर पब्लिक क्लास हेलो लिखा है, पब्लिक क्लास स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग लिखा है, फिर स्कैनर्स में हमने यहाँ पर नंबर्स लिया एक। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकंड नंबर लिया, दोनों को प्लस कर दिया है, अब प्रिंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन कैलिब्रेशंस क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समझाइए। ड्रोन कैलिब्रेशन ड्रोन के सेंसर, मोटर कंट्रोलर और कंपास को ड्रोन की असल स्थिति के मुताबिक ठीक करना होता है। यह ड्रोन की उड़ान की सुरक्षा, प्रतिक्रिया और सटीकता को बेहतर बनाता है। कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है? कैलिब्रेशन से ड्रोन की उड़ान में स्थिरता आती है। कैलिब्रेशन से ड्रोन की उड़ान में होने वाली गड़बड़ियां कम होती हैं। कैलिब्रेशन से ड्रोन की उड़ान की सटीकता बढ़ती है। कैलिब्रेशन से ड्रोन की उड़ान में होने वाली दुर्घटनाग्रस्त होने के खतरे कम होते हैं। ये था हमारा जो क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन पेपर जो हमारा था कंप्यूटर, आपने देख लिया क्वेश्चन। लास्ट हमारा क्वेश्चन यही है, कंप्यूटर का मॉडल पेपर था 2024-25 का, क्लास 12 का। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।